अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे HBL PSL एडिशन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ पे। और जनाब PSL के मैचेस जारी हैं, बड़े एक्साइटिंग मैचेस देखने को मिले हैं और ख़ास तौर पे जो कल का मैच रहा इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा, बड़ा हाई स्कोरिंग गेम था और कम्प्लीटली वन साइडेड मैच हमें नज़र आया। और इस मैच के अंदर अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, ख़ास तौर पे जो बैटर्स थे उनकी जानिब से हमने देखा कि बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस रहीं। ख़ास तौर पर तारीफ़ करनी होगी आज़म खान की, जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। उनकी इनिंग के बाद कम्प्लीटली मैच का नक्शा जो चेंज हुआ और 42 गेंदों पर सिर्फ उन्होंने 97 रन स्कोर किए और बड़ी धुआंधार इनिंग्स उन्होंने कल खेली, जिसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड एक दफ़ा फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देने में कामयाब हुई। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंसेस के हवाले से जो पास्ट में रही, बहुत सारे सवालात उठते रहे और उठ रहे हैं और मज़ीद भी इसके ऊपर बात होगी, क्योंकि बहुत सारे जो आज सवालात हमें मौसूल हुए हैं वो सरफराज 11 के हवाले से है कि क्या वजह है कि इस टीम के अंदर हमें कोई जान नज़र नहीं आ रही। और ख़ास तौर पर कल एक ऐसे मौके पर जब सीनियर प्लेयर्स को डिलीवर करना था, एक दफ़ा फिर हमने देखा कि सीनियर प्लेयर्स नाकाम हुए। समहाउ हमने देखा कि मोहम्मद हफीज़ ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो की, बट 42 के स्कोर पे वो भी आउट हो गए। और तारीफ़ करना होगी कैप्टनसी की, एक दफ़ा फिर शादाब खान की बड़ी ज़बरदस्त कैप्टनसी उन्होंने की गुज़िश्ता रोज़ मैच के अंदर, और इस्लामाबाद को मैच के अंदर उन्होंने शुरू से ही रखा। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो खास तौर पे बैटर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर स्टार्ट से उन्होंने मेंटेन किया। थोड़ा सा मैच का स्कोर आपके साथ शेयर करें और उसके बाद फिर आज के मैच के हवाले से, आज के नहीं इनफैक्ट जो कल का मैच है उसके ऊपर बात करेंगे, और एक दिन के बाद जो मैचेस होने जा रहे हैं इनफैक्ट उसके ऊपर हमारी प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जी पहले बैटिंग की, 220 रन स्कोर उन्होंने बोर्ड के ऊपर सेट किया 6 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर्स में, जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स 157 रन बनाकर सिर्फ 19.1 ओवर में आउट हो गई। और इस्लामाबाद ने यूं ये मैच जो है वो 63 रन से जीत लिया। खास बात आज़म खान, जैसे मैंने बताया कि टॉप स्कोरर है, 42 गेंदों पर 97 रन उन्होंने स्कोर किया और उनका बड़ा भरपूर साथ दिया आसिफ अली ने। 24 गेंदों के ऊपर 42 रन की बड़ी धुआंधार इनिंग उन्होंने खेली। देन नीचे हमने देखा कॉलिन मनरो ने बड़ी शानदार बैटिंग की, 22 गेंदों के ऊपर 38 रन उन्होंने स्कोर किया। और आखिर तक हमने देखा फ़हीम अशरफ वगैरह भी समहाउ अपना पार्ट प्ले करके का 220 का एक बहुत बड़ा टोटल उन्होंने बोर्ड के ऊपर सेट किया। और ओडन स्मिथ क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से 4 ओवर में उन्होंने 41 रन देके 2 विकेटें ली। मोहम्मद हसनैन ने 4 ओवर में 52 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। नसीम शाह ने 4 ओवर में 32 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट से ही एक दफ़ा फिर हमें प्रेशर में नजर आए। जैसा भी मैंने कहा कि मोहम्मद हफीज़ ने समहाउ थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो की है, वो 26 गेंदों के 45 रन बनाने में कामयाब हुए। सरफराज अहमद कैप्टन जो है 36 गेंदों पे 41 रन उन्होंने बनाए। इफ्तिखार अहमद ने 27 गेंदों के ऊपर 39 रन स्कोर किए। और फजल हक फारूकी 3.1 ओवर 28 रन 3 विकेटें, लीडिंग विकेट टेकर। हसन अली ने भी 3 विकेटें ली, 4 ओवर में उन्होंने 39 रन दिए। अबरार अहमद ने बड़ी शानदार बॉल किया जिसके ऊपर बात होगी, 4 ओवर में 21 रन दिए और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। तो ये जनाब कल की परफॉर्मेंस रही है और इसके ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। हमारे साथ लाइन पे भी हमारे एक्सपर्ट मौजूद होंगे, स्टूडियोज़ में भी हमारे साथ यहाँ पे मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। वक़ार हुसैन साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं और क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र भी हैं, ख़ास तौर पे जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्रिकेट है उसके लिए बड़ा काम कर रहे हैं। और वक़ार हुसैन साहब को मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वक़ार साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है, हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, कमेंटेटर हैं, राइटर हैं, लिखते भी हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी करते हैं और साथ बड़ा ही ज़बरदस्त तज्ज़िया और तबसरा भी करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने जिन चीज़ों की निशानदही की थी वो कल हमें मैच में काफ़ी हद तक पूरी होती हुई नजर आई। मुनीर उल हक साहब, उनको भी मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया मुनीर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया यासिर, और वक़ार साहब को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। मुनीर भाई, आपकी तरफ आने से पहले मैं ज़रा वक़ार साहब से ज़रा कल के मैच के हवाले से ज़रा जानना चाहूँगा कि उन्होंने कैसा देखा कल का मैच, क्योंकि बड़ा एक्साइटिंग मैच था, बड़ा हाई स्कोरिंग गेम था और जिस हिसाब से छक्के लग रहे थे, शायद ये जो क्रिकेट है ये इसी के लिए होती है, ये एक फेस्टिवल क्रिकेट है, तो उसके हिसाब से तो बड़ा भरपूर मैच रहा है। जी वक़ार साहब। जनाब, एक तो पहली बात ये कि कल के मैच के हवाले से आपको मैं बताऊं कि T20 क्रिकेट अब लोगों को पसंद ही आती है कि इसमें चौके छक्के का और होता है और एक ओवर इधर उधर मैच को आज़ादाना इस्तेमाल होता है, इसमें रोकने वाला तो काम ही कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कल जो सबसे बेहतर बैटिंग करी, मेरा ख्याल है उनकी अभी तक की जितनी भी इनिंग्स खेली है
उसकी आजम खान की बेस्ट इनिंग्स एक है, उन्होंने कोई शॉट ऐसा नहीं है, और जो भी मारा या तो वो मैंने छक्का या चौका ही हुआ, इससे कम रहा ही नहीं। तो वो इनिंग का फर्क पड़ गया, जबकि एक वक्त में कोयटा ग्लैडिएटर ने उनके 137 या 134 पर उनके 4 खिलाड़ी आउट कर दिए, तो ऐसा लग रहा था कि ये 170 से ऊपर नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल, जो मेरे ख्याल से कोयटा ग्लैडिएटर उतार सकता था। लेकिन जब रन इतने बन गए, और उसके अंदर एक प्रॉब्लम जो सबसे बढ़िया चल रही है अभी तक कोयटा ग्लैडिएटर में, कि इनके जो दोनों मायानाज ओपनर्स हैं, जो वर्ल्ड क्लास ओपनर्स हैं, वो एक मैच में गुप्टिल ने वो भी आखिर में जाके रन किए थे, वरना रॉय और ये जो मैं समझता हूँ कि ये नई गेंद की और सर्किल के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरह करना चाहिए, वहां सिवाय गुप्टिल के 100 रन के। तो वो भी मकसद ये कि जब तक ये नहीं चलेंगे। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर ने अपने सर पे कुछ चीजें सवार की हुई हैं, और उनका कुछ जैसे कुछ प्लेयर उनके आने थे, जो उनके बोर्ड ने श्रीलंका के प्लेयर थे ऑफ स्पिनर, वो नहीं आ सके, वो कि भाई वो नहीं आया तो हमारे मसला। अब इनको ये चीज भूल जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये अपने क्रिकेट जो प्लेयर हैं जो बेंच पे बैठे हैं, और मैं समझता हूं कि बेंच पे 2-3 प्लेयर ऐसे बैठे हुए हैं जिनको अगर ये खिलाएं तो वो परफॉर्म भी करेंगे, करते हुए आए हैं, लाइक जैसे सऊद शकील पीछे बैठे हुए हैं, और उनको खिलाना चाहिए। और कल के मैच की खास बात ये मैं जो समझ पाया हूं कि इन्होंने इफ्तिखार को भी थोड़ा सा लेट भेजा, कि थोड़ा ऊपर आते तो मैच में कुछ फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि उस वक्त जरूरत थी स्ट्राइक को रोटेट करने की, बल्कि स्ट्राइक क्या रोटेट करनी थी, इनफैक्ट वहां पे बड़ी हिटें लगानी थी। ये तो हमें महज इसके लिए इस्तेमाल करते हैं एक इस्तिलाह कि स्ट्राइक रोटेट की जाए, लेकिन रन्स बनाना मकसद होता है। और इफ्तिखार जैसी अभी फॉर्म उनकी है, जो पिछले उन्होंने सीजन उनके रहे उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और खासतौर पर अभी रिसेंटली बांग्लादेश में अच्छी इनिंग खेल कर आए, अच्छा खेल कर आए हैं, वो बड़ी अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये एक प्रॉब्लम रही है कि वो जो बैटिंग ऑर्डर है वो अभी तक सही नहीं चल पा रहा, या उसका इस्तेमाल सही नहीं हो पा रहा। मुनीर उल हक साहब से इस बारे में बात करूंगा। मुनीर भाई, ये फरमाइएगा कि ये पहले तो जरा कोयटा ग्लैडिएटर्स की प्रॉब्लम के हवाले से बात कर लें। वकार साहब ने कहा कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको ब्रुएकार लाए और उसी के जरिए परफॉर्म करें, लेकिन ये प्रेशर क्या नजर आ रहा है कि कल हमने देखा कि एक वक्त पे लग ही रहा था कि शायद हफीज सीनियर प्लेयर होने के नाते मैच को बाहर कर देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी एक बड़ी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए आउट हो गए। फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि जो कप्तान साहब हैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी शॉट खेलने के लिए। ये क्या हो रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ? देखिए यासिर, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कोयटा को अब सर जोड़ के बैठना होगा, इसलिए कि अब वक्त गुजरता जा रहा है और इस मरतबा भी प्लेऑफ में उनका पहुंचना बहुत ही मुश्किल है जी। अब देखिए, आपको याद होगा 2019 में जब उन्होंने टाइटल जीता था पहली मरतबा PSL का, और यही हसनैन जिनको कल 3 छक्के लगे, वो मैन ऑफ द फाइनल थे, बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी। उसके बाद से पिछले 3 साल से ये पहुंच नहीं पा रहे हैं, प्लेऑफ में नहीं पहुंच पा रहे हैं, पहले मरहले में हार जाते हैं, और बॉटम से इनकी पहली या दूसरी उनकी पोजीशन होती है, 5वें या 6ठे नंबर पर होते हैं। इस मरतबा भी सूरत-ए-हाल बिल्कुल वैसे ही है। अभी वकार साहब ने जिक्र किया कि जी श्रीलंका के वनिंदो हसरंगा को आना था, उनको मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इनके पास 3 बड़े जबरदस्त किस्म के टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, कल तीनों खेले थे, गप्टिल भी खेले थे, जेसन रॉय भी खेले थे, और विल स्मिथ भी खेले थे। और ये तीनों जो है जारहाना मिजाज के प्लेयर हैं, तो जितना बड़ा जब 221 का टारगेट हो और ये तीनों आपके टॉप ऑर्डर जो है ये 20-25 रन पर तीनों खिलाड़ी आउट हो जाएं, तो उसके बाद फिर मैच में कुछ बचता नहीं है। नो डाउट आपकी बात सही है कि हफीज ने एक्सपीरियंस दिखाया, कोशिश की, लेकिन रन इतने ज्यादा थे कि वो प्रेशर जो है माउंट होता गया। जब 48 रन बनाकर आउट हुए, सरफराज को हम देख रहे खेल रहे थे, लेकिन T20 वाली इनिंग्स हमें नजर नहीं आ रही थी, बिकॉज कि वो T20 के बहुत ज्यादा जारहाना मिजाज प्लेयर नहीं है। वो टीम को लेकर चलते हैं, उनके साथ कोई प्लेयर ऐसा होना चाहिए जो तेज खेले और ये उसका साथ देते रहे। कहीं कहीं पे ये भी चौका छक्का लगा देते हैं, लेकिन जाहिर जो T20 मॉडर्न गेम है उसके हिसाब से रिजवान की अपनी इतनी अप्रोच नहीं है। अगर हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तान की, तो अब सवाल ये होता है कि अब क्या होना। अब तो मुझे कहना चाहिए कि अब तो चिड़िया चुग गई खेत, बिकॉज के 5 मैचेस में से आपकी टीम 4 मैच हार गई है और आगे भी मुश्किल मैचेस होने हैं। लेकिन कल का जो मैच था वो तो इनके हाथों के पाले हुए बच्चे ने ही इनके हाथ से मैच ले लिया। मैं आजम खान की बात कर रहा हूँ, बचपन से वो उनको सरफराज उनको देख रहे हैं, और जो कराची के कोच है आजम खान, उनका नाम भी आजम खान है, उनके हाथ के खिलाए में। और बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मेरे वालिद जो है मोइन खान, उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की हर मौके पर, क्योंकि क्रिकेटर का बेटा होने के आपको कई नेगेटिव चीजें भी सामने आती हैं, लोग जो सिफारिश और पर्ची समझते हैं,
तो इनके लिए इसको भी दूर करना था। खैर नो डाउट उन्होंने खुद ये माना कि उनके करियर की बेहतरीन इनिंग्स थी। हालांकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अभी एक मैच में उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की थी, लेकिन ये 97 रन की इनिंग्स उससे कहीं जबरदस्त इनिंग्स थी। और आखिर में भी जिस तरह उन्होंने पहले छक्का लगाया तो चौका लगाया और आखिरी गेंद पर ये बोल्ड हो गए, वरना ये भी सेंचुरी उनकी बिल्कुल यकीनी नजर आ रही थी। लेकिन सेंचुरी हुई या नहीं हुई, कल आजम खान ने सबके दिल जीत लिए। 8 छक्के 9 चौके और आखिर में तो जो धुआंधार इनिंग्स देखी है हमने कि 9.5 ओवर में जब इनके 71 पर 4 थे या 73 पर 4 थे, वहां से 220 तक ले जाना और आखिरी 10 ओवर में कोई तकरीबन 150 रन का बनना, आखिरी 5 ओवर में 80-90 रन का बन जाना, आखिरी 12 ओवर में कोई 14 छक्के लग जाना, ओवरऑल 18 छक्के लगे। तो कल तो जिसे कहते हैं कि अनप्लेबल थे। एक ऐसा बॉलर यासिर कि जिसकी स्पीड 150-145 हो, उसको अगर आप लगातार 3 छक्के मिड विकेट पे लगा दें और उसमें आखिरी जो छक्का तीसरा था वो इतना बड़ा 102 मीटर का था कि वो छत पे जाके गिरा है, तो उससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या फॉर्म में थे। फ्लॉलेस इनिंग्स थी, बिल्कुल उन्होंने बता दिया कि उनमें बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनका ये है। जिस तरह बड़े प्लेयर हैं दुनिया के, शाहिद आफरीदी हो या क्रिस गेल हो, जिस तरह के पावर हिटिंग, नेशनल पावर हिटिंग इनमें है और कल इन्होंने इसका भरपूर इजहार भी किया है। तो कल बड़ा वन साइडेड मैच हो गया बिकॉज के 221 के जवाब में, जैसे मैंने कहा, टॉप ऑर्डर्स उनके आउट हुए, फिर थोड़ी बहुत जब कोशिश की हफीज ने, वो आउट हुए तो नजर आ गया था कि अब कुछ है नहीं। इफ्तिखार अहमद भी खेलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रेशर बहुत था, जितने रन का इतना प्रेशर था कि वो भी उनके ऊपर नजर आ रहा था। ऑल इन ऑल कोयटा को अब बहुत सीरियसली सोचना होगा कि क्या करें, क्योंकि यहाँ से अब तो उनके पास ऑल आउट जाना है ना। कोयटा के पास अब कुछ है नहीं जिसे वो बर्दाश्त कर सके। अब उसे सारे मैचेस जीतने, और जो सबसे बड़ी बैड लक कोयटा के साथ हो रही है कि सबसे पहला मैच बहुत बड़े मार्जिन से हारे और कल भी बहुत बड़े मार्जिन से हार गए। तो नेट रन रेट उनका अगर आप देखेंगे तो सबसे बॉटम पे तो है। नेट रन रेट ऑलमोस्ट उनका -2 है। -2 नेट रन रेट के साथ आखिरी पोजीशन से उनका ऊपर आना और फिर क्वालिफाई करना बहुत बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। जो भी होगा आगे देखते हैं। क्रिकेट में कोई चीज नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत नजर आ रहा है कोयटा के लिए कि कोयटा की टीम अब क्वालिफाई कर सकेगी। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मुश्किल नजर आ रहा है। वकार साहब, अब ये मुश्किलात कैसे दूर हो, सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि कोई भी चीज उनको फेवर नहीं कर रही। या तो बॉलिंग अगर ऐसी होती है आपके पास, जबकि नसीम शाह इनके पास हैं, दूसरी तरफ हसनैन बड़ी जान लगाकर गेंद कर रहे थे, और भी दीगर ऑप्शंस हैं। वो बच्चा एक उन्होंने खिलाया था, वो बड़ा अच्छा बॉलर उनको, एमल खान। तो ऑप्शंस तो आपके पास हैं, क्यों आप उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे? जी देखिए, मैं बॉलिंग में जहाँ तक समझ सका हूँ कि हसनैन की जहाँ तक बात है कि ये तेज़ रफ्तार बॉलर सब 142, 145, 147 से गेंद करते हैं, लेकिन जब ये शुरू में 2 ओवर में 2 आउट करने के बाद, ये बाद में जब इतने रन देते हैं, इनकी मोस्टली मैच देख लें कि इन्होंने आखिर में कभी भी अच्छी गेंद नहीं कर पाए और इन्होंने रन ज़्यादा दिए। तो एक तो इसकी ये वजह इनको समझनी चाहिए या इनके कोचेस को समझनी चाहिए कि क्या वजह है कि बॉलिंग कोच ये भी देखें कि ये शुरू में इतनी अच्छी 2 आउट करके फिर ये इस पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इनके एक मेन बॉलर थे जो नई गेंद करते थे, अपने नवाज जी, नवाज, वो आप ये देखें बिल्कुल आउट क्लास इसमें बिल्कुल ऑफ कलर लग रहे हैं इसके अंदर वो, और बिल्कुल पता नहीं चल रहा, वरना वो नई गेंद पे आउट भी कर देते थे और रन्स भी नहीं देते थे, और ये इनका रिकॉर्ड रहा। अच्छा, मैं थोड़ा सा समझ पाया हूँ कि इन्होंने पहला टूर्नामेंट शायद दुबई में जीता था। अच्छा, दुबई की पिचेज और पाकिस्तान की पिचेज में बड़ा फर्क है। वहाँ पे अच्छा, कोयटा ग्लैडिएटर का एक चीज, ये पहली मर्तबा है कि ये फास्ट बॉलर पर इतना भरोसा कर रहे हैं, वरना सरफराज को आप देखें कि वो हमेशा स्पिनर्स को पे भरोसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं और भरोसा भी उसी पे करते हैं ज्यादातर वो। लेकिन बदकिस्मत ये है कि नवाज इनके चल नहीं पा रहे हैं, और हसनैन जो परफॉर्मेंस शुरू में करते हैं बाद में वो बिल्कुल उसको बराबर कर देते हैं। वो एमल जो पहला मैच अपना डेब्यू उनका हुआ था, तो उस क्लास की जाहिर है, अभी तो पहला मैच था, तो वो इनके तो हम उनके लिए तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन नसीम शाह भी मुझे ऑफ कलर ही नजर आ रहे हैं। वो भी कोई इतनी अच्छी गेंद नहीं कर रहे जिस कैलिबर के वो बॉलर हैं, दुनिया के माने हुए बॉलर हैं। पाकिस्तान को उन्होंने अच्छा दिया है, लेकिन उनको जो गेंद करनी चाहिए वो गेंद वो नहीं कर पा रहा। ये बात बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा कि जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो चीज नहीं हो पा रही। एग्जैक्टली। और इसकी प्रॉब्लम ये है, क्या ये समझना होगा कि ये क्यों डिलीवर नहीं कर पा रहे। मुनीर भाई, ये फरमाइएगा कि ये अभी हसनैन की बात हो रही है और नसीम शाह की बात हो रही है,
ऑफ द फील्ड तो बड़ी एक्टिविटीज हो रही हैं, बड़े कमर्शियल्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बहुत ज्यादा हाइप भी मिल रही है। सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको पता है कि कोई ट्वीट हो जाती है उनके अकाउंट से तो बहुत ज्यादा उसको पजीराई मिल जाती है। लेकिन ये फील्ड के अंदर क्या हुआ, और खासतौर पे पीएसएल के अंदर जिस तरह उनको सराहा जा रहा था, जिस तरह की उनको सपोर्ट मिल रही है, परफॉर्मेंस से तो वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही। इसकी क्या वजह समझ में आ रही है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब हमने कोयटा की टीम देखी थी तो हमने ये कहा था कि जी इनके पास दो जो है बड़े पाए के फास्ट बॉलर हैं, हसनैन और नसीम शाह। तो इनको बॉलिंग में तो एडवांटेज रहेगा, जब ये नए ओवर करेंगे तो ये विकेटें भी लेंगे और रन्स भी कंटेन करेंगे। लेकिन वो चीज नजर नहीं आ रही। बहुत सारी प्रॉब्लम्स कोयटा की हो गई हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इफ्तिखार से जैसी फॉर्म लगी थी वो चीज थोड़ी सी कमी हमें नजर आ रही है। सरफराज से कोशिशें तो कर रहे हैं लेकिन खिलाड़ी उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि T20 फॉर्मेट बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन कल के मैच में बिल्कुल अलग एक चीज थी, वो मानना पड़ेगा यासिर। कल जो है वो चला है आजम खान का जादू। तो वो किसी भी टीम के खिलाफ किसी भी खिलाड़ी का चले तो उसको फिर वो नहीं होता, क्योंकि 221 रन का टारगेट और उसका अकेले का 97 रन बना देना और किसी बॉलर को खातिर में ना लाना। तो कल के मैच में अगर हम बात करें तो कल तो बहती गंगा में जिसे कहते हैं वो आसिफ अली ने भी खूब हाथ धोया, उन्होंने भी 4 छक्के लगा दिए, फहीम अशरफ ने छक्का लगा दिया। तो कल हमने ये देखा कि पिटाई तो बहुत हुई है, तमाम बॉलर्स की बहुत पिटाई हुई है। और हसनैन का 52 रन का देना 4 ओवर में या एमएल का 55 रन का देना, ये बताता है कि बॉलर्स की बिल्कुल नहीं चल रही थी और बेबसी की तस्वीर बने हुए थे। सरफराज जो है वो विकेट के पीछे वो सिर्फ देख रहे थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और खास तौर से वो मौका जबकि 3 गेंदों पर 3 छक्के हसनैन को लगना, इतनी स्पीड वाले बॉलर को, और तीनों एक ही डायरेक्शन में लगना, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और उसको मिड विकेट के बाहर पहुंचाना, जो खास तौर से जो तीसरा छक्का था। तो वो सब चीजें ऐसी थी कि कल आजम खान तने तना मैच ले गए थे और कोयटा को जिस टीम से वो खेले, जिस टीम से वो पहचान में आए, कल उसी टीम के खिलाफ उन्होंने वो कुछ कर दिया। तो कल के मैच के हवाले से ज्यादा कहने को यूं नहीं है कि कल आजम खान ने मैच को एक तरफा बना दिया। आजम खान को ये नहीं रोक सके, आसिफ अली भी अच्छा खेल गए, आखिर में फहीम अशरफ भी अच्छा खेल गए, तो 220 रन इतने हो गए थे। ऊपर से जो भी था, जब उनके तीनों मेन जहाना बैट्समैन जो है गप्टिल, रॉय और जैसा मैंने आपसे कहा विल स्मिथ, जिनको पहली दफा मौका दिया गया, वो भी स्विप शॉट खेलने में अपनी टाइमिंग को नहीं कर सके सही और बोल्ड हो गए। तो फिर कुछ ऐसा था नहीं। तो कल जो दिन था वो मैं समझता हूँ कि जैसे ही आजम खान आए, उनकी बैटिंग शुरू हुई तो आखिर तक आजम खान चलता रहा। और उसके बाद सोशल मीडिया पे भरमार थी और हर जगह वो था। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जितने पाए के बॉलर हैं, जो कैलेबर है इनका, हसनैन का और नसीम शाह का, वो चीज हमें नजर नहीं आ रही है। और ये चीज की वजह से भी खासी परेशानी में इस वक्त हमें नजर आ रही है कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम। बिल्कुल ठीक है। वकार साहब, अब ये बताइए कि ये जो 2 खिलाड़ी हैं, मार्टिन गप्टिल का और जेसन रॉय का, अब खुलकर बात कहनी होगी कि अपने मुल्क के अंदर शायद अब उनको जगह नहीं मिल रही और आपने उनके ऊपर भरोसा किया, आप उनको लेकर आए। जेसन रॉय, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत अच्छा टैलेंटेड क्रिकेटर है, बट गुज़िश्ता 4-5 सालों से और इंजरी के बाद से उसके अंदर वो स्पार्क नज़र नहीं आ रहा। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स ऐसे उसकी खिलाड़ी की तरफ जाए, उनके ऊपर भरोसा करे, तो यहाँ तो हम ये कह सकते हैं कि इससे बेहतर है कि किसी मुकामी खिलाड़ी को मौका दें, शायद इससे ज़्यादा। जैसे सऊद शकील की आपने बात कर दी और बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। जी, मैं इसके बताऊं कि आपने जैसे जेसन रॉय और मार्टिन गुप्टिल के बारे में कहा, जी देखिए नो डाउट इनके बारे में ये कहना है कि ये प्लेयर, ये कैलिबर तो इनका ये है कि ये जब चाहे मैच चेंज कर सकते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जैसे कल के मैच में क्रिकेट है ना, आउट तो हो गया और मैं हिसाब से मुझे जो लगा कि शायद जेसन रॉय का बड़ा क्लोज था, वो आउट भी जो दिया गया। लेकिन बहरहाल ये तो क्रिकेट है, इसका हिस्सा है, वो तो होता रहता है। लेकिन इनको लेना कि वे क्यों लिया, इनकी जब ये करते हैं तो फिर ये मैच जिता कर ही आते हैं। और ये कल भी जब मैं मैच देख रहा था तो मैंने कहा कि अगर ये दोनों कुछ रन करेंगे तो फिर मैच में कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन 2 वहां रहेगा। अच्छा, फिर एक गलती कोयटा ग्लैडिएटर कर रही थी, जो कल पहला मैच इन्होंने समीत को खिलाया। अगर याद हो तो लास्ट टाइम पिछले साल इन्होंने पहले मैच से खेला और हर मैच में तकरीबन इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी समीत ने, और ये अच्छे हिटर हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अगर इन दोनों में से जेसन रॉय या गुप्टिल में से समीत को ओपन लाकर और किसी एक को अगर वन डाउन करा दिया जाए तो मैच में चेंजिंग कुछ फर्क पड़ सकता है। क्योंकि अब मैं गुप्टिल के बारे में कहूं कि नहीं जी, तो बहरहाल
उनके मुल्क ने उनको बिल्कुल ही ड्रॉप कर दिया। आपने देखा होगा छक्के लगाने वाला, सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाला प्लेयर, लेकिन उन्होंने देखा वो अपने हिसाब से। लेकिन मैं ये समझता हूं कि गुप्टिल या जेसन रॉय में से एक को वन डाउन आना चाहिए। सुमीद और ये ओपन आ जाएं तो शायद कुछ मैच के अंदर थोड़ा सा वो हो सकता है, मैच का नक्शा चेंज। और इफ्तिखार को मैं समझता हूं कि ऊपर लाएं चौथे नंबर पे या पांचवें नंबर पे, सरफराज उनके पास 200 की गेम आप खेल रहे हैं तो आपको नीचे रखने की अच्छी शॉट्स मार देता है और उसमें क्वालिटी है लंबी शॉट मारने की। बिल्कुल आपने सही कहा। और एक चीज मैं जो खास करके कहना चाहता हूं कि हो सकता है बहुत सारे लोग डिसएग्री करें, जब इनके एहसन अली अनफिट हुए तो ये उसकी जगह हफीज को लाए। मैं ये समझता हूं कि अब हफीज को लाना इन्होंने कोई, मेरी नजर में मेरा अपना ओपिनियन है कि वो नहीं आना चाहिए था। उनकी क्रिकेट जो थी वो थी खत्म, बस एक वक्त होता है। अच्छा, हमारे प्रोग्राम में भी जितनी हमने डिस्कशन की, जितने भी एक्सपर्ट्स आए जिन्होंने बात की, उन सबका कहना यही है कि हफीज इज ओवर। आप इसके बजाय मैं कह रहा हूं कि बदले किसी और अच्छे से प्लेयर को, यंगस्टर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। फिर कोयटा ग्लेडिएटर ने एक दो गलतियां हमेशा करी, जैसे लास्ट हमेशा साइम अयूब यहां से खेलता था, उन्होंने उसको पता नहीं क्यों छोड़ दिया। आजम का तो चलो मैं इसलिए अच्छा समझता हूं कि उनके फादर यहाँ के कोच थे, तो फादर जब मुश्किल हो रही थी, बड़ी मुश्किल होती है बाप को कि कभी कुछ करे नहीं करे तो वो सारी बात आ जाती है। तो वो अच्छा, वो एक अच्छा फैसला हुआ मोइन खान का भी और आजम खान का भी, जो वहां से खेल रहे हैं और देखिए वहां से परफॉर्म कर रहे हैं और प्रेशर भी कोई नहीं है उन पे। बिल्कुल ठीक है, चलें गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए हमें जाना होगा, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम। से आग लगे, जूही मैदान सजे, खेल में होने लगे, शोर शराबा होने लगे, मैचों से आग लगे, जूही मैदान सजे। मैचों से आग लगे, जूही मैदान सजे, खेल में होने लगे, शोर शराबा होने लगे, मैचों से आग लगे, जूही मैदान सजे। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी गुज़िश्ता रोज जो मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, और कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी भी एक ऐसी टीम है जो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है जो पास्ट में उनकी हुआ करती थी। इस हवाले से हम बात कर रहे थे, और वो जो मैच के अंदर ख़ास तौर पे जो खामियां हैं उसके हवाले से बात हुई। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो परफॉर्मेंस हमने देखी, ऑल इन ऑल बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, और ख़ास तौर पर जैसे भी बात हो रही थी आज़म खान ने जिस तरह से गेयर शिफ्ट किया, उसके बाद डाउन ऑर्डर के अंदर तक वो हमें नज़र आता रहा कि बैट्समैन फिर खुल के खेलते रहे और टोटल जो है वो 220 जो है वो वहाँ तक पहुँचा गए। तो ये सूरत हाल है। वकार भाई, अभी कुछ देर पहले आपने बड़ी काम की बातें जो है वो की हैं, ब्रेक के बीच में भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारी हो रही थी स्पिनर्स के हवाले से। मैं पहले स्पिनर से ही शुरू कर लेता हूँ। अबरार प्लेयर टू वॉच था, हम देख रहे थे उस बच्चे ने आते ही गेंद करना शुरू की, वो उसकी फिंगर स्पिन बड़ी मैजिकल है। बिल्कुल, बैट्समैन को उसने खड़ा नहीं होने दिया, वैसे इतने दबाव में खेल रहे थे और उसने उस पर काम उनका तमाम किया। फरमाइए। अब दूसरी तरफ जब देखते हैं, जैसे नवाज की बात कर रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं है, कोई स्पिन नहीं है, पेस भी वेरी नहीं कर रहा है, चक्कर क्या है? देखिए जी, जहाँ तक अबरार की बात है, इस टाइम खासकर वो जो अपने जितने भी फॉरेनर प्लेयर्स हैं, जिसको आप टाइप करें गोरा टाइप, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सही है उनके लिए बिल्कुल। ये अभी तक अबरार को समझ नहीं पाए। जिस दिन समझ लेंगे, क्योंकि अगर आपने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच देखा, उसने आउट तो बहुत किए, लेकिन आपने रन्स देखें कितने, बहुत ज्यादा कंसीव किया उसने। बिल्कुल आप यही चीज देखें, कल उसने 2 आउट किए और दोनों ही उसने आउट जो किए वो बाहर के प्लेयरों को किया। पाकिस्तानी प्लेयर जो है उसको बड़ा बेहतर खेलते हैं, और लेकिन इसमें कुछ शक नहीं कि नई बॉल पर तो बहुत ही अच्छी गेंद कर रहा है, जो उसकी लाइन और लेंथ है, क्योंकि इसमें लाइन और लेंथ ही चाहिए। जो ये फिंगर स्पिन और ये टॉप स्पिन जो भी करते हैं, ये बड़ी इसके अंदर इनकी लाइन अगर अच्छी होगी तो जहां मिस करेंगे या तो एलबीडब्ल्यू होगा या आउट होगा, अगर मिस हिट हो गई तो कैच आउट हो जाएगा। ठीक है। और वो इस टाइम उनका कप्तान ने भी और वैसे भी उनका बड़ा दिल बड़ा हुआ है, आउट करते हुए आए, और मैं तो समझता हूँ कि पहले मैच से उसको खिलाना चाहिए था। अब आपने की सरफराज की बात, मैं बड़ा हैरान हूं, क्यों मैं सरफराज जो है ना, सॉरी सरफराज करो, नवाज जो है वो हमेशा से बड़ा, ये मैं इसको जानता हूँ, ये 16 साल की उम्र से ये हमारे साथ श्रीलंका गया था जी जी, अंडर 16 की एक टीम लेके गए थे हम, कस्टम की। ये उस जमाने से मैं इसको कहता हूँ कि ये बैट्समैन तो अच्छा है, लेकिन ये बॉलर बहुत अच्छा था ये, ठीक है, और इसके पास ब्रेक भी बड़ा था और इसका आर्म बॉल भी बड़ा अच्छा था। और अगर आपने लास्ट सीजन तक देखें तो इसने कोयटा ग्लेडिएटर के लिए बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है।
अच्छा, लेकिन अब इसकी बैड लक ये देखें या यानी क्यों ऑफ कलर हुआ है कि बॉलिंग से कुछ नहीं कर पा रहे और ठीक उसके है। साथ बैटिंग में भी कभी वक्त आता है, वरना पहले छक्के मार के और रन्स बनाकर ये बड़ा अच्छे मैच जितवा दिया करते थे। बिल्कुल ऐसा ही। तो मुझे ये समझ में, अब ये तो वो वाली बात है ना कि ये तो इनकी टीम के कोचेज और ये समझे कि क्या वजह है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कर पा रहा। तो इसका तो जवाब ये है कि जो वो गेंद करते थे वो इस पीएसएल के 5 मैचों में मुझे वो नजर नहीं आए। बिल्कुल ठीक है, कंप्लीटली ऑफ कलर नजर आए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये समझना सबके लिए बड़ा मुश्किल है। सरफराज उनके ऊपर बहुत ज्यादा और इंतजार एक चीज जो हमारे यहाँ ट्रेंड चल गया है, मैंने बिग बैश की भी मैच देखे कि उसके अंदर बहुत सारी टीमें टॉस जीतकर बैटिंग करती हैं, बताइए। जैसे कल शादाब ने किया जी। कोयटा ग्लैडिएटर का एक हमेशा से पूरे 8वां वर्ल्ड ये पीएसएल चल रहा है। उनका एक है कि अगर टॉस हार गए तो वो वैसे ही समझते हैं कि यार आधा मैच तो हम हार गए, क्योंकि इनके जहन में होता है हमने टॉस जीत के करनी फील्डिंग है। हालांकि फील्डिंग पिछले साल भी आप फील्डिंग करते रहे और मैच हारते रहे, जरूरी नहीं है। कल शादाब का एक बड़ा बोल्ड डिसीजन था और मैंने कहा देखें, क्योंकि अगर आप किसी भी मैच में कोई पहले ही बैटिंग करते हैं 180 प्लस रन कर लेता है तो वो दूसरी टीम के लिए प्रॉब्लम होती है, चेज हो सकते हैं, लेकिन 180 रन जो है वो इतने आसानी से चेजेबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और आप अमूमन देखें कि जब 180 प्लस रन बन जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे देखिए कराची 2-3 मैच हारी है, चेज नहीं कर पाई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुनीर भाई ये जरा फरमाइएगा कि ये टॉस जीतकर पहले फील्डिंग ऑप्ट करना ये कैसा डिसीजन है? और T20 क्रिकेट के अंदर पहले बैटिंग करना निस्बतन आसान होता है, बल्कि किसी भी फॉर्मेट के अंदर आप देखें तो पहले बैटिंग करने में आपके ऊपर प्रेशर कोई नहीं होता कि आपने एवरेज को मेंटेन करना है, रन रेट को मेंटेन करना है। आपके पास लिबर्टी होती है, आप खुलकर खेलें, और खासतौर पे अगर कोई अच्छे नीचे डाउन ऑर्डर में आकर कोई बड़ी इनिंग खेल जाए तो मैच आप ले जाते हैं। तो ये हमारे कप्तान साहब जो हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, वो क्या सोच रहे हैं, क्यों इतने रिलक्टेंट हैं, ये तो जरा बताइए। अच्छा यासिर, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, मैं थोड़ा सा नवाज के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। देखिए, नवाज वो प्लेयर हैं जिन्होंने पिछले कई महीने से अगर पाकिस्तानी टीम में, इंटरनेशनल टीम में किसी खिलाड़ी के लिए रुकावट बने हैं तो वो इमाद वसीम है। हम इमाद वसीम से उनको बेहतर समझते थे और उन्होंने परफॉर्मेंस भी कुछ दी थी जिसकी वजह से लग रहा था, लेकिन अब जिस तरह की परफॉर्मेंस इमाद वसीम दे रहे हैं, अगर उनका मुकाबला नवाज से करते हैं, हम पीएसएल की बात करते हैं, तो वो बहुत ही अलग हमें नजर आ रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो अब ये देखना होगा कि अब रमजान में जब न्यूजीलैंड टीम आएगी वनडे और T20 खेलने पाकिस्तान अप्रैल में, तो वहां पर नवाज सामने आते हैं या फिर इमाद वसीम को एक बार फिर लिया जाता है। रह गई टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने की, तो उसकी दो वजूहात है। एक तो ये ट्रेंड बन जाता है, पहले भी ट्रेंड बन गया था, अभी भी ट्रेंड बन गया। दूसरा ड्यू फैक्टर भी होता है। कराची में बाज दफा बहुत ज्यादा ड्यू हो जाती है, बाज दफा ड्यू कम होती है। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं कि जिनकी वजह से टीमें ये कहती हैं कि भाई ड्यू का फायदा उठा लेंगे तो हमें पहले फील्डिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन कल शादाब ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, ना सिर्फ स्टेप लिया बल्कि उसको कामयाब भी करा दिया, क्योंकि 220 रन बन गए जो इस PSL 8 का किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर है। तो इससे अब ये ट्रेंड थोड़ा चेंज भी हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि ड्यू फैक्टर क्या है और आप खुद कितना वो है, लेकिन ये क्रेडिट शादाब को जरूर देना पड़ेगा कि उन्होंने ट्रेंड को तोड़ा है और ये एक अच्छी चीज है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने सही कहा कि ये ट्रेंड सेटर बन गए हैं। अच्छा, एक चीज और हमने जो नोट की है, वो बात हो रही थी कैप्टनसी के हवाले से, वो एग्रेशन जो है वो शादाब के अंदर तो नजर आया है। बड़ी एक्रोबैटिक डाइव्स भी लगाते हैं, फील्डिंग भी करते हैं, कैप्टनसी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी है। बॉलिंग के अंदर हमने देखा बहुत ज़्यादा वेरिएशंस वो अप्लाई कर रहे थे, नज़र भी आ रहा था। और ऑन दी अदर हैंड देखा हमने सरफराज को, वो स्टार्ट से ही प्रेशर में थे एक वक्त में मैच के अंदर, तो वो थे। और जैसे भी हम बात कर रहे थे कि 73 के ऊपर 4 आउट थे, रोक सकते थे, रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जो है वो मैच चेंज हुआ। कैप्टनसी का कितना फ़र्क है, एग्रेशन की बात कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, वो तो हमें कम नज़र आ रहा है सरफराज में। मुनीर भाई बिल्कुल आपने सही कहा, जो अग्रेशन T20 में होना चाहिए वो तो चीज नजर नहीं आ रही है। अगर हम रिजवान को देखें, अगर हम लाहौर के कप्तान को देखें, या हम कराची के कप्तान को देखें, किसी भी टीम के कप्तान को देखें, शादाब की तो खैर हम का बात कर ही रहे हैं, सब में अग्रेशन नजर आ रहा है, सब टीम के जीत के लिए जान मारते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें एक कमी है। मुझे याद है अभी जो पहला मैच कोयटा की टीम यहाँ जीती थी इस PSL 8 में, तो मैं भी वहीं मौजूद था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। जी। तो खासे खुश नजर आ रहे थे सरफराज, और लग रहा था कि जैसे अब डिफरेंट टीम नजर आएगी। लेकिन उसके बाद फिर वही हुआ जो पिछले 3 साल से इनके साथ हो रहा है। 20, 21, 22 तीनों इनके सीजन खराब गए। कोई चीज कप्तानी का दोष बिल्कुल नजर आता है। कप्तानी में जो चीज होनी चाहिए उसमें भी कमी नजर आ रही है मुझे। साथ साथ ना बॉलिंग का चलना, ना बैटिंग का चलना,
जिन पर आप डिपेंड करते हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे। अगर हसनैन और नसीम शाह जैसे बॉलर्स के होते हुए इतने छक्के लग जाएंगे, इतना बड़ा स्कोर हो जाएगा, और फिर इफ्तिखार और विल स्मीथ और कप्टिल, मतलब कौन कौन है, किसी का हम नाम लें तो बड़ी मुश्किल हो जाती है फिर वहां पे कप्तान के लिए भी। लेकिन आप बात सही, आप बिल्कुल कह रहे हैं कि जो अग्रेशन T20 में कप्तान का होना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी जरूर नजर आ रही है सरफराज को लेकर। ठीक है। अच्छा वकार भाई, अब वक्त थोड़ा सा कम है, कल के मैच के हवाले से होने जा रहा है कराची वर्सेस मुल्तान है, लाहौर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी है। कराची का मैच है, अभी तक तो जो कुछ होता आया है उसके ऊपर ज्यादा क्या कहा जा सकता है। आपने सारे मैचेस देख ही लिए हैं, कप्तान की परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन जीत में जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहा है, या आप समझ लीजिए कि मैच जो है किरदार तो अदा किया लेकिन मैच को फिनिश नहीं कर पा रहा है। ये क्या मामला है? देखिए, आपने अभी मुनीर भाई ने कप्तानी की बात करी। जी जी, जब टीम जीत रही होती है ना तो कप्तानी खुद ब खुद बड़ी अच्छी हो रही सब होती अच्छा हो है, जाता है, उसमें हर चीज अच्छी लगती है ये। और जब टीम हार रही होती है तो कप्तान की बात दफा समझ में नहीं आता, तो वो कोई अच्छा फैसला भी करता है लेकिन वो उसको गलत हो जाता है, लगता है। बिल्कुल तो ऐसा ये देख, एक चीज है, हार में और जीत में बड़ा फर्क है। जी। जहां तक आपने इमाद वसीम की कप्तानी की, मैंने कहा कि बड़ी अच्छी कप्तानी, नो डाउट अच्छी कप्तानी कर रहा है, लेकिन लास्ट मैच में अगर देखें तो मैं नहीं समझता कि वो इतनी अच्छी कप्तानी करके गए, क्योंकि उन्होंने अपने 2 ओवर बचा लिए जिसकी वजह से इनका स्कोर 190 समथिंग जी, प्लस किया था, बिल्कुल और क्यों नहीं कराया ये मेरी समझ में नहीं आया, जबकि उन्होंने 2 ओवर अच्छे किए थे। बिल्कुल ठीक है। और बहरहाल वो उनकी अपनी सोच थी, जो भी था। तो मैं बता रहा हूँ, कप्तानी हमेशा जीत के हार के वक्त पता चलती है कि जो टीम हार रही हो फिर कप्तानी में कैसे कम बैक करता है, मैच को वापस कैसे लेकर आता है। इसकी मिसाल जैसे एक सरफराज ने बड़ी अच्छी कप्तानी करी कराची के खिलाफ, बहुत छोटा टोटल था 167 168 का, और वो उन्होंने उसको डिफेंड किया, और उसमें आप देखें कि उन्होंने चेंजिंग ये वो सब करते रहे तो वो अच्छा लग रहा था। लेकिन जब कल पोजीशन आजम ने उनको इतना कर दिया तो वो कुछ नहीं, बेबस हो गए थे, ये सही। अब रही बात कल के मैच की, जी देखें जितनी कंबाइंड टीम इस टाइम मुल्तान की आपको नजर आ रही है ना, मेरा ख्याल है कि शायद किसी भी टीम में इतनी कम, किसी भी दुनिया की आप उससे लड़वा दें टीम के साथ क्योंकि कंबाइंड होना बहुत जरूरी है। ऐसा ही है। और फिर जिस तरह रिजवान की फॉर्म लगी हुई है, तो वो माशाल्लाह, फिर उनका दूसरा जो उनके साथ ओपनर्स शान मसूद है, वो तो नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने भी चल पड़े। फिर उसके बाद जो वन डाउन आते हैं रोजो, उसके बाद वो तो मकसद इसके ऐसा लगता है कि वो आउट ही नहीं होंगे और जब चाहेंगे छक्का मार देंगे। तो ये इतना अच्छा हाँ, इनका पता जब चलेगा ये मुल्तान की टीम का, जब इनके कोई 20 रन पे 2 आउट 3 आउट हो जाएंगे, फिर पता चलेगा इनकी इस टीम की पोजीशन क्या रहती है। अभी तो वो शुरू में ही आउट नहीं होते हैं, शान मसूद के अलावा पार्टनरशिप हो जाती है और एले रूसो और रिजवान आउट ही नहीं होते हैं, वो इतना फिर वो नीचे आने वालों पे कोई प्रेशर नहीं होता। जैसे कल आप देखो ना कि आसिफ फॉर्म में नहीं थे, उन्होंने भी आके मारना शुरू कर दिया, फहीम अशरफ ने भी मारना, तो ये बड़ा फर्क होता है। आपने सही, आपको पता जब चलेगा जब आपके किसी भी टाइम मुल्तान के 2 खिलाड़ी या 3 खिलाड़ी जल्दी आउट हो गए, फिर आने वाला करता है, तो फिर टीम का पता चलता है वहां से कप्तानी का। ये बात वकार भाई बिल्कुल आपने सही कही है। मुनीर भाई, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, लाहौर में अगर मैचेस हो जाता है तो कंडीशंस क्या समझ में आ रही हैं? वो कराची से सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, या ये समझ लीजिए कि जो टीम कराची में नहीं चल सकी वहां जाकर उनकी कुछ पोजीशन बेहतर होगी? अच्छी टीमें तो उम्मीद है कि वो अच्छा कर लेंगी, लेकिन उनके लिए क्या राय है या क्या उनके बारे में आप सोच रखते हैं? जो कराची जैसी टीम है, क्वेटा जैसी टीम हो गई, उनके लिए क्या मैसेज है? जी देखिए, मुल्तान ने तो खैर अपने होम ग्राउंड का बहुत जबरदस्त एडवांटेज उठाया है, बिल्कुल लिया, उसमें तो कोई शक नहीं है। 5 में से 4 मैच जीते हैं, टॉप पोजीशन पर हैं। कराची की टीम की बैड लक रही थी कि कराची लगातार 3 मैच होम ग्राउंड पर हार के फिर उन्होंने लाहौर को हराया, डिफेंडिंग चैंपियन को, और पिछला मैच भी वो ऑलमोस्ट वो जीत चुके थे और 4 गेंदों पर 6 रन थे, वहां से उनका हार जाना वो बैड लक तो है। ज्यादातर मैचेस वो क्लोज जाके हारे, बड़े मार्जिन से नहीं हारे कि जो शिकस्त कहलाती है। लेकिन बहरहाल जब पॉइंट टेबल पर आप 5वें नंबर पर चले जाएं, अपने होम ग्राउंड पर 4 में से आप सिर्फ 1 मैच जीत सकते हैं और कल फिर इनका होम ग्राउंड पर है, तो अभी कराची की टीम तो थोड़े बहुत इन जरूर है, हम ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन मुल्तान का आप देखें तो सही, मुल्तान में रिजवान की फॉर्म की तो वकार भाई ने बिल्कुल सही बात की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में। लेकिन राइलो रोसो को देखें, टीम उनके पास डेविड मिलर को देखें, कैरन पोलार्ड, खुशदिल शाह, लाइन लगी है उनके पास ना, तो उनके पास तो वो भी अच्छे हैं। बॉलिंग में थोड़ी सी उनकी कमी होती है, लेकिन एहसानुल्लाह और दूसरे वो सब पूरी कर रहे हैं, टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर बने हुए। तो मुल्तान के लिए तो कोई खतरा कहीं नजर नहीं आ रहा, अनलेस एंड अनटिल के उनकी टीम बिल्कुल ही कोई ऐसा परफॉर्मेंस दे दे अदर देन मुल्तान सिटी, तो बात दूसरी है। वरना मुल्तान तो लग रहा है कि टॉप भी करेंगे और प्ले ऑफ में भी टॉप पोजीशन में पहुंचेंगे।
अब लाहौर की कंडीशन का तो यार लाहौर में मैच होगा तो ही हम बता सकेंगे बिल्कुल टीम ठीक है। वहाँ कितना इफेक्ट करेगी, वहाँ की विकेट कैसी होगी, क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा मसला आपको पता है जी। वो ये है कि मैचेस होंगे भी या या नहीं नहीं होंगे होंगे, लाहौर और बिल्कुल सिटी ऐसा में। ही। अभी तो ये डिसाइड होना है। और अभी विन विन सिचुएशन वाली चीज पंजाब गवर्नमेंट ने दी है कि 25 करोड़ रुपए हम दे देते हैं, 25 करोड़ रुपए पीसीबी दे दे, लेकिन पीसीबी अपने स्टांस पर है कि वो मजदूर कुछ भी पैसे नहीं देगा। अब ये कि जो दो मैचेस लाहौर में होने हैं, एक मैच जो कल होगा वो और एक मैच पीर को होगा, तो ये दो मैचेस होंगे। उसके बाद जो है वो अगर टीमें आनी है कराची तो ये डिसीजन, लेकिन कल तक ये फाइनल हो जाएगा। स्टिल इट्स 50-50 ये मैचेस लाहौर में या दिल्ली में होंगे या नहीं होंगे या सिर्फ कराची में होंगे, तो अब ये बड़ा डिसीजन बाकी है जिसका सबको इंतजार है। बिल्कुल ठीक है मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहे। वकार हुसैन साहब आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, बड़ा अच्छा एनालिसिस किया, ख़ास तौर पे जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं उसके ऊपर बात हुई है और ख़ास तौर पर जो सवालात सोशल मीडिया के ज़रिए आजकल मौसूल हो रहे हैं, जिसमें ये जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स और इस तरह की जो टीम्स हैं जिसमें अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद टीम्स जो है वो कामयाब नहीं हो पा रही, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो उसके ऊपर बड़ी खुलकर गुफ्तगू की है और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। कल जब मैचेस होंगे तो मैचेस के हवाले से हमारी डिस्कशन होगी, इसी वक्त आपके सामने इंशाल्लाह दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त, अल्लाह के बाद। मैचों से आग लगे, यूं ही मैदान सजे।